नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे खास मेहमान हैं श्री अमर सिंह जी। अमर सिंह जी को महारत हासिल है इंडस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, बॉलीवुड के बारे में। आज देश में जो चर्चा चल रही है डेवलपमेंट को लेके और किस तरह से संतुलन बनाया जाए डेवलपमेंट, पर्यावरण और आम जनता के बीच में, इन सब मसलों पर बात करेंगे विस्तार से। अमर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बातचीत की शुरुआत करते हैं डेवलपमेंट से। यूपीए 1, यूपीए 2 लगभग 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही और माना जाता है कि नई आर्थिक नीति, उदारीकरण के सबसे ज़्यादा अगर कोई पोषक था तो मनमोहन सिंह और उनकी सरकार थी। लेकिन जब चुनाव आया देश में और जिस तरह से नाराजगी और प्रतिक्रिया देखने को मिली, तो कोई वर्ग उनकी सरकार से, उनकी नीतियों से खुश नहीं था। शायद यही कारण है कि इतनी शर्मनाक हार हुई कांग्रेस पार्टी की। औद्योगिक घराने नाराज थे, आम जनता नाराज थी, बॉलीवुड भी नाराज था। अभी नई सरकार आई है, ये सरकार भी डेवलपमेंट के नाम पर आई है। आपकी नज़र में कौन सा ऐसा मिसिंग लिंक था जो कि मनमोहन सिंह की सरकार नहीं कर पाई और मौजूदा सरकार के अभी तक के जो कामकाज है उसमें वो सारी चीजें दिख रही हैं जिससे कि आपको लगे कि कहीं ना कहीं संतुलन है? देखिए, मैं स्पष्ट अप्रिय सत्य, जिसके लिए शास्त्रों में भी लिखा है कि वो सत्य जो कड़े कटु हो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरी आदत हो गई है और वो आदत अब पहचान हो गई है कि मैं खरा और कड़े कटु सत्य बोल देता हूँ। मैं आज भी मानता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब सत्ता में नहीं है या उनके प्रधानमंत्रित्व के यूपीए 2 के काल में पराजय हुई है। ये तो बहुत आसान सी बात है कि उनके ऊपर आक्रमण करके उनके बारे में कुछ भी कह देना, लेकिन सच तो यह है कि मैंने देश के बहुत प्रधानमंत्रियों को निकट से देखा और जाना है। उसमें से एक मनमोहन सिंह जी भी थे। इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी लचर हो गई थी कि हमें अपने कोष का सोना गिरवी रखना पड़ा था और उस जगह से जो डॉलर का भंडारण हुआ वो मनमोहन सिंह की नीतियों के कारण हुआ। वह हिम्मत स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी विश्वनाथ प्रताप सिंह के वित्त मंत्रित्व के काल में नहीं कर पाए। जो एक तथाकथित समाजवादी आवरण जो कांग्रेस की नीतियों पर लगा हुआ था, उससे निकलकर वैश्वीकरण के युग में सम्मिलित हो जाएं, यह विश्वनाथ प्रताप सिंह के वित्त मंत्रित्व में और आदरणीय राजीव जी के प्रधानमंत्रित्व में संभव नहीं हुआ। देखा जाए तो जिस व्यक्ति को इसका श्रेय मिलना चाहिए कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए, तो मनमोहन सिंह को चिन्हित किसने किया, खोज के निकाला किसने? हालांकि नटवर सिंह जी ने लिखा है वो अपनी किताब में जो पब्लिक सर्विस कमीशन में थे, नहीं, वो चंद्रशेखर जी द्वारा संभवतः मनमोहन सिंह जी को इस पद पर रखा गया था। वह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष थे, यूजीसी के, और चंद्रशेखर जी ने उन्हें बनाया था, जहां तक मेरी स्मृति में ये है। मैं चंद्रशेखर जी से बहुत निकट था और मुझे याद है कि चंद्रशेखर जी से मिलने हम लोग बैठे रहते थे, एक आध बार आए थे और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह देश में जाना माना नाम नहीं था। और मनमोहन सिंह जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष थे, उन्हें चिन्हित कर, खोज कर जब देश का अर्थ मंत्री नरसिम्हा राव जी ने बनाया था तो लोगों ने कहा ये कौन है भाई, ये किस पिटारे से, किस भंडारे से ये सरदार निकला। और किसी को यह विश्वास नहीं था कि वह भारत, जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी लचर हो गई कि सोना तक गिरवी रखना पड़ा, उसका इतना बड़ा भंडारण हो जाएगा। और मुझे आज भी याद है कि जब उदारीकरण की प्रक्रिया चली तो आपने ये सुना होगा कि श्रमिक अपना ट्रेड यूनियन बनाते हैं। देश के बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने अपना ट्रेड यूनियन बनाया, जिसे बॉम्बे क्लब कहा जाने लगा, जिसमें स्थापित उद्योगपति जो उस समय के देश के थे, जो अब रफू चक्कर हो गए और औद्योगिक देश के बड़े औद्योगिक मानचित्र से, वो सब लोगों ने, उन लोगों ने बॉम्बे क्लब बना करके इसका विरोध भी किया था।
क्योंकि पहले आपको अच्छा लगे या न लगे एम्बेसडर में ही चढ़िए, अच्छा लगे या न लगे 8-8 9-9 साल तक आप फिएट गाड़ी के लिए आवंटन के लिए इंतजार वेटिंग में करिए। रहिए। हाँ। अब तो ये हाल है कि 0 इंटरेस्ट पर गाड़ी वाले आपके पीछे घूम रहे हैं कि ले ले भैया ले ले, मेरी गाड़ी ले ले। तो यह सब औद्योगिकरण के कारण हुआ। बॉम्बे क्लब के उद्योगपतियों के संगठन के उग्र विरोध के बाद भी हुआ, और इसका पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को देना पड़ेगा। भले लहर उनके विरोध में हो, जनमत उनके विरोध में हो, मेरी समझ से इस चुनाव में चुनाव ही नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी की प्रखर ओजस्वी वाणी, मैंने पहले भी कहा था फिर कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी के वाणी की प्रखरता, स्वर्गीय प्रबोध महाजन के प्रबंध कौशल की असीमित क्षमता और आडवाणी जी के राजनीतिक दृढ़ संकल्पता, जो 3 व्यक्तित्वों में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग 3 पुरोधाओं में दिखाई देती थी, वो सबका समन्वय अकेले एक आदमी में दिखाई दिया। और निश्चित रूप से यह मत भारतीय जनता पार्टी को कम और नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार और कौशल को ज्यादा मिला। तो आज अब जो नीतियां बन रही हैं, जिस तरह से प्रायोरिटाइज किया है नरेंद्र मोदी जी ने विकास के सवाल को, किसानों के सवाल को, आपको लग रहा है कि अब जो नीतियां बन रही हैं इसमें और जो मनमोहन सिंह की नीतियां थी उसमें कोई बेसिक फंडामेंटल फर्क है? कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ परिस्थितियों का है। एक तो नरेंद्र मोदी जी इस बात को जानते हैं कि ये वोट उन्हें मिला है, ये वोट पार्टी को नहीं मिला है। इसलिए उत्तर प्रदेश में कैलाश भाई या हमारे बड़े भाई आदरणीय राजनाथ भाई जी को उत्तर प्रदेश की विजय का सेहरा पार्टी का अध्यक्ष होने पर भी नहीं दिया गया। वह सेहरा अमित शाह उठा करके ले गए और उसके लिए पुरस्कृत भी कर दिए गए। तो अब पार्टी की सत्ता के केंद्र बिंदु में सिर्फ 3 व्यक्ति दिखाई देते हैं, नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी और अमित शाह साहब। और द्वितीय पंक्ति के नेताओं में पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी गाहे बगाहे सत्ता के गलियारों में उनका नाम सुनाई देता है। और बाकी सब अपनी टेलीफोन पर देखते रहते हैं कि जरा सी आहट होती है तो दिल कहता है कहीं ये वो तो नहीं, सवेरे पहुंच जाते हैं। और मैं ये किसी व्यंग्य से नहीं कह रहा हूं। अब एकाधिपत्य का अपना एक लाभ भी है, अपना एक नुकसान भी है। इंदिरा जी का एकाधिपत्य था, तो इंदिरा जी के सहयोगी R.K. धवन के फोन पर बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री खड़े हो जाया करते थे। हाँ, मुख्यमंत्री भी। तो जो एकाधिपत्य का और जो एक विरोधी कहेंगे कि यह निरंकुशता का दौर भी आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता ने जानबूझ करके यह दौर लाया है। वह अनिर्णय की जो स्थिति थी, देखिए मनमोहन सिंह जी लंका जाना चाहते थे, ये मैं जानता हूं, लेकिन चिदम्बरम से लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष तमिलनाडु के और जयललिता, ये तमाम लोगों ने इतना विरोध किया कि उन्हें विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को भेजना पड़ा। वो जाना चाहते थे अंतिम क्षण तक, उनको मालूम था कि श्रीलंका न जाना एक अच्छी बात नहीं है। तो ये जो कोलिशन की मजबूरी है, वो ये सच है कि मोदी जी के सामने उस तरह की कोई मजबूरी नहीं है? देखिए नहीं है ना, वायको भले एक सीट न पाए हों, लेकिन एनडीए के संगठन के एक सदस्य हैं और वायको कुछ छोटा नाम नहीं है। चुनाव में जीत हार होती रहती है। इंदिरा गांधी भी हारी, राजनारायण जी से, अटल जी हारे, माधवराव सिंधिया जी से, चंद्रशेखर जगन्नाथ चौधरी से हारे, और बहुगुना ऐसे व्यक्ति अमिताभ बच्चन से हार गए। तो हार से अजीत से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मुलायम सिंह जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी बलराम सिंह से एक बार हार गए, तो मुलायम सिंह खत्म हो गए कि अटल जी खत्म हो गए। तो जीत का बड़ा विश्वास नहीं होना चाहिए और हार से बहुत हताश नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये कि परिस्थितियां क्या रही। आज आप कल्पना करिए कि यूपीए 3 बन जाती और इनको बुलाया जाता मियां नवाज शरीफ को, तो पूरा संघ परिवार सड़कों पर रहता कि हमारे सैनिकों का कटा हुआ सर भेजने वाला पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के सबसे बड़े अधिकारी को बुला करके उन शहीदों का अपमान किया है। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस में बिरयानी खिलाई जा रही है, बिरयानी खिलाई जा रही है।
लेकिन अब संघ भी चुप है, राम माधव जी का भी कोई बयान नहीं है। और पूरी की पूरी वजारती थी, वो सड़क पर धरना दिए, वाको ने पहले विरोध किया तो उनका विरोध प्रतीकात्मक रह गया। जयललिता जो बड़ी अपने विचारों में की उग्रता के लिए खूंखार हैं, वह भी उनका राजनीति का खूंखारपन भी थोड़ा माइल्ड हो गया, डाइल्यूटेड हो गया। वो बोल करके चुप हो गई। एक उबाल आया, फिर जैसे मोदी जी की संप्रभुता की सत्ता का जो छींट पड़ा, वो बाल एकदम दब के रह गया। और लंका के भी राष्ट्रपति आए, मियाँ साहब भी पाकिस्तान से आए और सबके गले लगे। वही जो सामान्य परिस्थितियों में उहापोह होती और तरह तरह की भ्रांतियां होती, संघ परिवार भी संभवतः करता, निश्चित करता। वह सब लोग वाह करने लगे, साधुवाद करने लगे कि क्या डिप्लोमेसी है। मैं आपको बताऊं, जो काम मोदी जी कर रहे हैं वह सब काम एक दशक पहले मुलायम सिंह जी बड़े नेता है, मेरे से छोटा व्यक्ति कर चुका है। हमने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन को अपने विशेष वायुयान से किसी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं, अपने भोज में बुलाया था, लखनऊ में याद। और हमने कहा कि मैं कहूंगा कि आप हमारे मित्र हैं, कौन मानेगा, आप लखनऊ आइए और किसी से मत मिलिए, प्रधानमंत्री से नहीं मिलिए, सिर्फ मेरा भोज करिए। आप 10 बार कहिए अमर सिंह हमारे मित्र हैं, इससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। और हुआ भी, और उन्होंने 10 बार वही किया। वहां गए और किसी से नहीं मिले, किसी उद्योगपति से नहीं मिले, किसी भारत में नेता से नहीं मिले, अपने जहाज से अमेरिका से आए और 10 बार अमर सिंह हमारे मित्र हैं कहे और चले गए। वैसा मैंने क्यों किया? ठीक उसी काम के लिए किया जो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी ने तमाम पड़ोसी देश के लोगों को बुलाया अपने शपथ ग्रहण समारोह में, यह बताने के लिए कि देखो, अरे यारो जरा पहचानो कहां से आया, मैं हूं कौन, मैं हूं इस उपमहाद्वीप का नया उभरा डॉन। तो उन्होंने ये बताने के लिए किया और वो हमने 10 साल पहले किया। अब वो सारे उद्योगपतियों की भीड़ उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात में 1 साल में करते थे। हाँ। जो लोग वहां जाते थे वो तमाम लोग हर महीने, चाहे कुमार मंगल बिरला हो, नंदन नीलकेनी हो, रामदास पाई हो, सुब्रता सहारा हो, संयुक्त अंबानी ग्रुप के, अंबानी ग्रुप के अनिल अंबानी एडीआईजी वाले नहीं, मुकेश और अनिल दोनों के संयुक्त अंबानी ग्रुप के एमडी अंबानी हो, सबके सब वहाँ हर महीने आते थे, अपने जहाज से आते थे, काम करते थे। और हर महीने वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश होता था। और 3.5 साल की वो सरकार जो दल बदलुओं के मदद से बनाई गई है, ऐसा कहा जाता था, उस सरकार में 3.5 साल में 28 नई चीनी मिलें लगी। और शरद पवार ऐसा व्यक्ति, उसने सदन के पटल पर खड़े होकर के कहा कि चीनी उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को पीछे छोड़ चुका। अमर सिंह जी, अभी आपसे जब बात हो रही थी तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी 3 बड़े नेताओं के जो उनके पर्सनालिटी के अच्छे हिस्से रहे, हाँ, यूएसपी है, उसमें दिखाई देता है नरेंद्र मोदी एक साथ दिखाई देता है। तो इन 3 नेताओं के बहुत सारी पर्सनालिटी के ऐसे पक्ष भी हैं जो कि आप व्यक्तिगत तौर पर इन तीनों से जुड़े रहे हैं, आप जानते हैं। अटल जी का एक हम कहें कि को एग्जिस्टेंस की थ्योरी कि सबको साथ लेके चलो, किसी के खिलाफ कोई राग द्वेष से कोई कार्रवाई मत करो। प्रमोद महाजन का मैनेजमेंट, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉबी हो या पार्टी के वर्कर हो, और अडवाणी जी का डिसाइसिवनेस कि नहीं, जो तय कर लिया वो करना है, चाहे उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। नरेंद्र मोदी जी में अभी तक की जो उनकी कार्यशैली प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिल रही है, आपको लगता है कि इस तरह के चीजों का वो संतुलन बना के चल पा रहे हैं? पूरे कैंपेन में नरेंद्र जी के ये माँ बेटे की सरकार, शहजादे, या उत्तर प्रदेश में बाप बेटे की सरकार, इसके अतिरिक्त मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी। क्योंकि जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होना है, चाहे या हो रहा हो, जिस तरह की शब्दावली, वो उसकी गरिमा और स्तर के अनुकूल नहीं है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी का और नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला है। और मैं नहीं समझता कि सोनिया गांधी जी की पात्रता यह है कि उनके बारे में ऐसे शब्द कहे जाए। मेरे स्वयं राहुल गांधी के साथ बड़े कटु अनुभव रहे, लेकिन सोनिया गांधी के बारे में आज भी मेरे मन में आदर के अलावा और कुछ नहीं। सोनिया जी आपका बहुत आदर भी करती हैं? बहुत आदर है, मेरे मन में बहुत स्नेह है। इसलिए कि आज वो कष्ट में है, इसलिए कि वो सत्ता से चली गई। मैं क्यों बदलूं? क्योंकि उनकी जो अच्छाई मैंने देखी है, उस अच्छाई को मैं क्यों भूल जाऊं?
और उस अच्छाई की चर्चा मैं क्यों न करूं। हो सकता है कि सोनिया जी ऐसी परिस्थितियों में घिरी हों, ऐसे लोग उनके आसपास हों कि उनके व्यक्तित्व की अच्छाई का पूरा तत्व छन कर मुझ तक ना पहुंचा हो। लेकिन जितना मैंने सोनिया जी से व्यक्तिगत स्तर पर जाना, मैं उनका बड़ा मुखर विरोधी रहा हूं और बहुत प्रबल विरोधी रहा हूं बिना जाने। और मैं समझता हूं मैंने उनके व्यक्तित्व के प्रति अन्याय किया। मैं नरेंद्र भाई के लिए भी कहना चाहूंगा कि मैंने सोनिया जी को स्वयं कहा कि मेरे नरेंद्र भाई से अच्छे संबंध हैं। और मुझे आश्चर्य हुआ कि किरण मजूमदार शॉ, जो कि बायोटेक की मालिक हैं और बहुत बड़ी प्रतिष्ठा वाली महिला हैं, सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने भोजन पर बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी से मिली और उन्होंने कहा कि नहीं, विपक्ष में भी बहुत से लोग हमारे मित्र हैं और जैसे अमर सिंह जी हमारे मित्र हैं। ये मेरी अनुपस्थिति में किरण मजूमदार शॉ से नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन के दौरान ये बात कही। ये बड़ी बात है। और इधर मैंने कभी उन्हें संपर्क नहीं किया। प्रधानमंत्री जब चुनाव जीतने के बाद एक बार मैंने फ़ोन किया था तो देहरादून में सवेरे उनका जवाब आ गया। मेरी 2 मिनट की बात हुई और मैंने उन्हें बधाई दी और बात वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के अंदर ये गुण था और संभवतः भी होगा कि अगर आप उन्हें फ़ोन करिए और वो आपको जानते हैं तो आपको जवाब जरूर देंगे। राहुल गांधी जी में गुण है कि आप उन्हें 100 फ़ोन करें, जवाब नहीं देंगे। वो जवाब वो जाने दीजिए, उनके यहाँ कौशल किशोर और कनिष्का भी जवाब नहीं देंगे। और आपको मैं उदाहरण दूं, जयप्रदा जी ने फ़ोन किया, मिलने का समय मांगा तो उनको उत्तर मिला कि आप सांसद हैं, वो संसद की लॉबी में मिल लीजिएगा। 2-2 साल तक मिलने का समय नहीं। तो जो डिस्कनेक्ट है, मैं समझता हूँ इस डिस्कनेक्ट के कारण राहुल गांधी जी को मैं बुरा नहीं कह रहा। और अगर मैं सोनिया गांधी का सम्मान करता हूँ और उन्हें आदर करता हूँ तो मैं उनके पुत्र को बुरा कैसे कहूँगा। वो व्यवहारिक रूप से भी प्रासंगिक चीज़ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के डिस्कनेक्ट की बात अगर उनको बुरी लग रही है तो मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। लेकिन राहुल गांधी का डिस्कनेक्ट टोटल था। और उसका कारण मुझे यह लगता है कि जैसे एक भाषण में उन्होंने कहा अमेठी रायबरेली में कि मैं जब यहाँ छोटा था तो आता था तो बूढ़ी दादी से मिलता था तो मुझे टॉफ़ी मिलती थी। उनके आसपास के लोगों ने ये भी नहीं बताया कि वहाँ पर गांव में पानी के साथ टॉफ़ी नहीं देता कोई, गुड़ देता है जिसे भेली कहते हैं, या चीनी देता है। और पानी सामान्य रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के गांव में पानी मांगने पर चीनी या गुड़ या भेली दी जाती है। आप भी पूरब के आप जानते हैं। तो अगर वो भेली और गुड़ हमको दादी देती थी, वो कहते तो कनेक्ट होता। लेकिन भेली और गुड़ की जगह उन्होंने जो टॉफ़ी कह दी वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये जो डिस्कनेक्ट है, नरेंद्र मोदी कनेक्ट कर रहे थे और राहुल जी का डिस्कनेक्ट रहा। तो ये एक समान लड़ाई, समान स्तर की लड़ाई नहीं रही। अगर कोई भी व्यक्ति, और जो कांग्रेस के भाई दिग्विजय सिंह जी वगैरह जो प्रहार करते थे, और सबसे ज़्यादा मदद तो जाने अनजाने भाई नरेश अग्रवाल ने कर दी। मणिशंकर अय्यर तो झूठ मूठ बदनाम है। चाय वाला बयान सबसे पहले भाई नरेश अग्रवाल ने दिया, समाजवादी पार्टी ने। और नरेश अग्रवाल ने हिंदी में वो बयान दिया और अंग्रेजी में उस बयान का रूपांतर मणिशंकर जी ने कर दिया। और इसका भी लाभ उठाया नरेंद्र मोदी जी ने। हर विषमता का लाभ उठाया। उन्होंने तो पत्थर को भी नहीं छोड़ा। संसद के प्रस्तर की सीढ़ी को भी उन्होंने प्रणाम करके उसका भी इस्तेमाल किया। और अडवाणी जी ने जो बयान दिया कि नरेंद्र भाई का उपकार है, तो चश्मा उतार के जिस तरह से रोते हुए उन्होंने कहा, ना अडवाणी जी ना, उपकार उन संघ के संगियों का, जनसंघ के दिए जिन्होंने जलाए। आप ऐसे बुजुर्गों का जिनके कंधे पर खड़ा है ये नरेंद्र मोदी। उन्होंने अडवाणी जी को भी वो कहते हैं ना हिंदी व्याकरण में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में सीधी बात होती है, लक्षणा में जरा घुमा के होती है, व्यंजना में पूरा घुमा के कहा जाता है। तो व्यंजना में उन्होंने अडवाणी जी की ऐसी तैसी कर दी। सही। तो उन्होंने हर स्थिति का और हर विवाद का अपने लिए बेहतर, अपने तर्क से, अपने व्यक्तित्व से, वाणी की प्रखरता से, और ये मैं किसी बुराई से नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी गुणवत्ता है। और 17% दाम बढ़ाने से पहले भी उन्होंने कहा कि कड़वा घूंट दूंगा, कुछ दिन के लिए आप हमसे नफरत कर सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लेकिन जब इस कड़वे घूंट का मीठा नतीजा आएगा
तो फिर आप हमारी प्रशंसा करेंगे और हमें प्यार करने लगेंगे। कड़वा घूंट दूंगा पहले उन्होंने तैयार किया, लेकिन ये सब विसंगतियां कांग्रेस के प्रबंधन में निश्चित रूप से रही। कोई वक्ता अगर बोलता भी था तो ऐसे बोलता था जैसे जो जितना गाली देगा नरेंद्र मोदी को उसके नंबर उतने बढ़ जाएंगे। कई लोगों ने मेरी शिकायत की कि मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा हूँ। जब बनारस में मुख्तार अंसारी और अजय राय मिले, अजय राय हमारे छोटे भाई की तरह हैं, और अजय राय के भाई की हत्या में, नृशंस हत्या में कथित रूप से अपराधी, कथित रूप से, आजकल पता नहीं किस बयान पर कोर्ट सुओ मोटो ले ले या संबंध व्यक्ति ले ले, मैं नहीं कर रहा हूँ, कथित रूप से जैसा है, एलिजेडली, मैं इम्फेसाइज करके कह रहा हूँ। सही। तो उससे एक बड़ा व्यतिक्रम हो गया। मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने टिकट नहीं मांगा कांग्रेस से, मैंने जयप्रदा जी के लिए टिकट मांगा, सोनिया जी से कहा और राहुल जी से ईमेल के माध्यम से कहा, और जयप्रदा जी को टिकट मिल गया। मैंने रामपुर नहीं मांगा क्योंकि वहाँ नूरबान थी, और मेरी स्वयं बात हुई थी मुंबई में हेमा जी के बेटी के विवाह में नरेंद्र भाई से। मैंने कहा नरेंद्र भाई मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन आपका हमारा वैचारिक डीएनए नहीं मिलता, मुंह पर कहा था उनके। और समाजवादी पार्टी में जैसी जिस परिस्थितियों में रामगोपाल जी के सदविचार के बाद मैं निकला था, वहाँ जाना नहीं चाहता था। तो मैंने अपने लिए नहीं, जयप्रदा जी ने हमारा साथ दिया था, उनके लिए मुरादाबाद मानेंगे, और उन लोगों ने दिया, इसके लिए मैं रीडी हूँ। लेकिन सुनिए, एक अजब बात बताऊँ, आज जब उद्घाटन कर रहा हूँ, नोएडा में एक मैंने टीवी चैनलों में नाम देखा कि मैं नोएडा लड़ रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर। भौर जितेंद्र सिंह मेरे पास आए और कहने लगे कि 2 मिनट में बताइए जयप्रदा मुरादाबाद लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और आपने लिए भी बताइए, आप जरा दागी हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आप निर्दलीय लड़ेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी नहीं देगी। ऐसे ही कांग्रेस के चिन्ह का दाम नहीं था। और देखिए विधि की विडंबना, जिसको उन्होंने बड़ा उत्साही मान करके टिकट दिया नोएडा से कांग्रेस का, वो इनसे फंड भी लिया, टिकट भी लिया और भाग गया बीजेपी में। तो ये विधि का विधान है। तो मैंने कहा कि भाई आपका टिकट मुझे नहीं चाहिए, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत नाच नचाई हो रही। और मैंने चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा, चुनाव में इसलिए लड़ा ताकि मैं लड़के बता सकूं, इनके सहयोगी दल से लड़के बता सकूं कि मैं विवादित नहीं हूं, और उनके कई सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा मत मुझे मिले। पराजय सोच नहीं हुई, लेकिन जो हम नाम लेकर के किसी को अपमानित नहीं करना चाहते, लेकिन इनके बड़े बड़े कद्दावर मंत्री, सिदाम्बर में से बड़े मंत्री के लड़के को 5000 वोट मिला, उससे कहीं अधिक वोट मुझे मिला। तो मैंने सिर्फ जो भंवर जितेंद्र ऐसे राहुल गांधी के सलाहकार थे और कनिष्का जैसे, उनको यह संदेश देने के लिए कि अमर सिंह जीते या हारें, अब मैं जेल भी हो आया, 2000 किलोमीटर की पदयात्रा भी कर लिया, चुनाव लड़के हार भी गया, लेकिन न तो नरेंद्र मोदी, न तो भाई राजनाथ सिंह, न तो मुलायम सिंह, किसी ने भी मेरे ऊपर, न तो भाई अरुण जेटली, किसी ने मुझे विवादित नहीं बताया और आक्रमण नहीं किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमर सिंह जी, अभी बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि किस तरह से राहुल गांधी के जो ये सलाहकार लोग थे, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपने, हम कह सकते हैं कि नासमझी के चलते या पॉलिटिकली मेच्योरिटी के चलते बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। आप दोनों पीढ़ी के लोगों से कनेक्ट रखते हैं। तमाम ऐसे नेता हैं जो इस समय राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता लोग आपके मित्र रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे। क्या आपको क्या कमी दिख रही है? ये जो नई पीढ़ी है उस तरह से डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही है? सिवाय एक उनको छोड़ के नवीन पटनायक को, ये जितने नेता पुत्र आए, नई पीढ़ी कहाँ है? नहीं, वो तो पुराने हो गए, लेकिन हम लोग की उम्र के हैं। हाँ, वो आपके उम्र के हैं, वो फारूक साहब वगैरह के। जी जी। लेकिन अगर उनकी बात छोड़ दें, उनको अलग कर दें, तो ये जो जितने लोगों को पुत्र मोह के चलते कहें या एक्सीडेंटली बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई सभी दलों में, वो ज्यादातर सुपर फ्लॉप साबित हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, इसका उत्तर आपको बादल साहब देंगे, जिन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बना दिया सुखबीर जी को, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बताया। इसका उत्तर आपको देवीलाल जी से भी मिलेगा। उनके रंजीत भाई भी लड़के थे और ओम प्रकाश जी भी लड़के थे, लेकिन विरासत अपनी उन्होंने ओम प्रकाश जी को दी, रंजीत भाई को नहीं दी।
देखिए, राजनीति और सिनेमा, ये दोनों का संबंध है जनता से। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, नेता वही जो जनता मन भाए, स्टार वही जो दर्शक मन भाए। अब अमिताभ बच्चन का बेटा होने के नाते अभिषेक बच्चन को अवसर तो मिल सकता है, 20-20 फिल्में मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी, और शाहरुख खान जो कि अभिषेक मेरे बेटे की तरह है, शाहरुख खान से तो हमारे विवाद भी हुए हैं। शाहरुख खान जो विवाद भी तो उन्हीं के चलते हुआ था आपका। अब जाने दीजिए। तो जो दिल्ली के एक सामान्य परिवार से निकला हो, जिसको कोई संरक्षण न हो, जो टीवी सीरियल से शुरू किया हो और बड़े संघर्ष से शुरू किया हो, वो बड़ा आदमी बन जाए। आमिर खान जिसके पिता ताहिर हुसैन, नासिर हुसैन नहीं थे, वो बड़ा आदमी बन जाए और उसका भाई कुछ ना बने, सगा भाई कुछ ना बने। या सलमान खान के परिवार में भी सिवाय उनके पिताजी के वो बड़े आदमी हैं, सलीम साहब, और कोई भाई सलमान भाईजान ना बन सके। तो ये सिर्फ प्रारब्ध का मामला नहीं है। प्रारब्ध आपको अवसर दे सकती है, लेकिन उस मंच दे सकती है। उस अवसर और मंच का कितना सदुपयोग आप कर सकते हैं, ये आपकी गुणवत्ता पर होता है। मुलायम सिंह जी का मैं आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मंच दिया, लेकिन मंच उन्होंने किसको नहीं दिया? मंच उन्होंने अखिलेश को दिया, मंच उन्होंने रामगोपाल यादव को दिया, मंच उन्होंने आजम खान साहब को दिया, मंच उन्होंने सबको दिया। अब हाँ, ये मैं कहूँगा कि उनके मंच का सदुपयोग शिवपाल यादव, जिनके बारे में तरह तरह की बातें होती थी, आज सबसे अच्छा काम सबसे अच्छा काम वही कर रहे हैं। वही कर रहे हैं, बिल्कुल, उनका विभाग कर रहे हैं। हो सकता है मेरा बोलना भी लोगों को अच्छा न लगे, अब उनका भी नुकसान हो जाए। नुकसान फायदा मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, उनका हो सकता है। अब जैसे मैंने कहा कि अजय राय और मुख्तार अंसारी के मिलने से 50 लाख वोट और बढ़ जाएगा मोदी जी का। तो ये मैं मोदी जी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, एक राजनीतिक विश्लेषण के हैसियत से बिल्कुल न्यूट्रल होकर के मैंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया। और अगर मोदी जी के पास या भारतीय जनता के पास जाना ही था, तो मुझे क्या दिख नहीं रहा था कि मोदी जी की लहर और हवा चल रही है। और अभी मैं थोड़ा मेरे हृदय में मृदुलता आ रही थी मोदी जी के प्रति। तो रमजान में जिस तरह से जबरदस्ती रोटी खिलाकर रोजा तुड़वाया गया, एक बार फिर मैं सहम और ठहरता गया। हमने ऑस्विच का कैंप देखा है, जहाँ छोटे बच्चों को हिटलर ने बुलाकर, जिनके चर्बी का साबुन और हड्डी से सिपाही के यूनिफॉर्म का बटन बनवाया है। यह पोलैंड और बर्लिन के बीच में ऑस्विच का कैंप। हम और मुलायम सिंह जी एक साथ उस कैंप को देखने गए थे पोलैंड से। और उसके बाद ऑस्विच के कैंप के बाद हम जर्मनी के उस विश्वविद्यालय में गए थे जहाँ लोहिया जी पढ़ते थे। उनके मन में बड़ी ललक थी कि लोहिया जी के कक्षा में पढ़ते थे, चल के देखा जाए। और हम जब पोलैंड से निकले, बाई कार निकले थे, हमें याद है, तो ऑस्विच के कैंप में जिस पटरी से यहूदी इसलिए लोगों को लाया जाता था कि वो नस्ल के यहूदी थे। हमने सिंडर्स लिस्ट नहीं देखी है, हमने उस कैंप में बच्चों के छोटे छोटे जूते देखे। तो ये जो नस्लवाद है, कोई करे, भारत के प्रधानमंत्री को तो अपने किसी सहयोगी को, चाहे वो शिवसेना हो या कोई हो, और उसके बाद ये बयान उद्धव भाई का कि रमजान के महीने में क्या मुसलमान बलात्कार नहीं करते। ठीक उसके दूसरे दिन खबर आई कि कर्नाटक एक पंडित ने, एक हिंदू पंडित ने एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार कर दिया 11 साल की। तो सिर्फ इसलिए कि इस तरह के बयान की बदला ले लेंगे, इस तरह के बयान की अमुक लड़ाई में सिर्फ मुसलमानों ने ही साथ दिया है, ये अतिवाद। वो भी एक्सट्रीम था ना। हाँ, आप मानते हैं ना कि वो भी एक्सट्रीम। अतिवाद चाहे समाजवादी पार्टी का हो, अतिवाद चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, अतिवाद से ध्रुवीकरण मतों का हो सकता है, लेकिन देश का जो एक स्थायित्व है, जो अनेकता में एकता की जो एक संस्कृति है, हम कहाँ ले जाएंगे देश को? क्या देश में हम एक और गाजा और इजराइल बनाएंगे? क्या हम एक वर्ग को इतना ज़्यादा एक पीछे भेज देंगे कि वो एकदम विक्षिप्त होकर उपद्रव करने लगे? तो देश सामंजस्य से और समता से चलेगा। और ये आज मैं कह रहा हूँ, और मुझे आज चंद्रशेखर ऐसे नेता की कमी खल रही है। चंद्रशेखर जी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद चंद बड़े नेताओं में एक थे जिन्होंने कहा कि काश इंदिरा जी ने सिखों का इतिहास पढ़ा होता। हाँ, निंदा की थी उन्होंने, कुछ हो जाता। लेकिन अमृतसर के गुरुद्वारे पर किया गया पुलिस ये आर्मी का या हमला, ये बहुत घातक सिद्ध होगा।
और हुआ इंदिरा जी का पुराना अंगरक्षक और विश्वासी अंगरक्षक ही उनका हत्यारा बना। ये बात चंद्रशेखर जी की दूरदृष्टि थी, अध्ययन था। और उन्होंने मुझसे कहा कि सिखन का इतिहास पढ़ल ना हुआ न बुआ, अब पढ़ लेता तो पता लगा कि सिख कैसन बना। तो वो मुझे आज भी उनकी वाणी गूंजती है। तो चंद्रशेखर ऐसे नेता की कमी खलती है जो कि सदन में भले वो बहुत ज्यादा संसदों की संख्या ना हो। जब इंदिरा जी के जमाने में जब बहुत बड़ा सिंडिकेट बड़े नेताओं का था कांग्रेस में, तो उसके विरोध में भी चंद 4 लोगों ने आवाज उठाई थी। बैंक के निजीकरण के विरुद्ध या राजशाही प्री पर्स के को खत्म करने के समर्थन में चंद्रशेखर जी, रामधन जी, कृष्णकांत जी और मोहन दारिया 4 ही थे। तो क्रांति करने के लिए 1-2 लोगों की ही जरूरत होती है। जिस तरह से देश को चलाने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है। आज अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चला रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 39 सांसद थे और मुलायम सिंह अकेले चला रहे थे और मैं उनका एक छोटा सा सहयोगी था। 39 सांसद आए। दल बदल से बनी सरकार के नेतृत्व में सिर्फ घोषणा नहीं हुई, 28 चीनी मिलें लगी जो अब बंद हो गई। वो भी सत्य था, ये भी सत्य है। एक और इस समय दौर चल रहा है किताब लिखने का, और आपके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं। मैं लिखूंगा। और उस ऑटोबायोग्राफी के 3 पार्ट हैं। औद्योगिक घरानों से आपके रिश्ते, कॉरपोरेट वर्ल्ड से, बॉलीवुड से आपके रिश्ते, और आम जनता और पॉलिटिशियन से। जी हाँ, बिल्कुल 3 खंड तो होंगे ही। 3 खंड होंगे। तो कब तक वो जनता को मिल सकता है पढ़ने के लिए आपकी जो ऑटोबायोग्राफी? देखिए, उस ऑटोबायोग्राफी में ऑटोबायोग्राफी की एक मर्यादा होनी चाहिए। मेरे मुलायम सिंह के विरोध हुए, लेकिन मेरे मुलायम सिंह के बीच में ऐसी कई चीजें हैं जो मैंने बोला था, न बोला हूं, न बोलूंगा। अगर कभी बात होगी तो उन्हीं से होगी। उसी तरह से मेरा मानना है कि आदरणीय नटवर सिंह जी को, जो कई पीढ़ियों से गांधी परिवार के निकट रहे, कई चीजें जो परिवार की निकटता के दौरान उनको पता चली या बताया गया, नेहरू जी के साथ काम किया, इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव जी के साथ काम किया, वो उन्हें छोड़ देना चाहिए। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी घर में रोमांसिंग विथ लाइफ नाम की पुस्तक लिखी थी देवानंद साहब ने, और उसकी पांडुलिपि लेके आए थे। और उसका चश्मदीद गवाह भी उनके साथ मोहन नाम का एक व्यक्ति जो हरदम साथ रहता था वो है। उनका पीए या सखा जो भी कही। मोहन चूड़ामणि, मोहन चूड़ी वाला। हाँ। तो उस पांडुलिपि को मैंने पढ़ा और बहुत सुंदर किताब थी, और है बल्कि। उसमें मैंने देव साहब को कहा कि कई घटनाएं, कई आपकी महिला मित्रों का जिक्र, इससे निकल जाना अच्छा है। हाँ, जीनत जी के बारे में, सुरैया जी के बारे में, जो महिलाएं आपके जीवन की अप्रतिम अंग थी, जिसके बारे में जनता को भी पता है, उसका वर्णन नहीं करना ये बेईमानी होगी। लेकिन वो सरेराज चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, इस तरह का जिक्र न करें तो अच्छा है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा बेहतर होगा। तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है। और देव साहब ने मेरी बात मानी। उन्होंने गुरुदत्त के बारे में, राजखोसला के बारे में, और भी कई लोगों के बारे में विस्तार से कई बातें लिखी थी। के.एन. सिंह जो बीते हुए जमाने के खलनायक थे, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी बात में दम है। हमने कहा आप अपने बारे में जो चाहे लिख दें, क्योंकि अगर अपने बारे में अपनी आलोचना लिख दें, अपनी बुराई लिख दें। और उन्होंने एक प्रसंग लिखा, अगर आप किताब पढ़ें, कि वो रेल के डब्बे में उन्होंने क्या क्या किया, स्वयं कर्म, दुष्कर्म, सत्कर्म सब लिखा उन्होंने। हमने कहा आप अपने बारे में, जैसे गांधी जी ने अपने एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ में अपने बारे में लिखा, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। मैंने देव साहब को भी यही बात कहा। और मुझे खुशी इस बात की कि देव साहब की किताब का विमोचन मैंने हर जगह कराया, लंदन तक, लंदन, बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई। उनका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं उनका बड़ा भारी फैन था। तो जो मैंने देव साहब को कहा, मैं अपने ऊपर भी पालित करूंगा। मैं सभी घटनाओं का जिक्र जरूर करूंगा, लेकिन विस्तार से उसको कहते हैं ना कि भाई आप छू के छोड़ दीजिए। आप उसको एक, जितना लोगों को पता है उसका अगर आप जिक्र नहीं करेंगे तो ये बेईमानी होगी।
लेकिन उसके अंदर की बात, उसका जिसको आप कह सकते हैं एक्सरे विजन भी नहीं, एमआरआई विजन आप दे दें, ताकि एकदम पियर्सली आप दे दें गोरी डिटेल्स। तो मैं समझता हूँ कि या तो आपको मौलाना आज़ाद होना चाहिए। अगर उस तरह की मैं किताब लिखूंगा तो मैं लिखूंगा मरणोपरांत, 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, जब तक कि संबद्ध चरित्र ही न रहे। और अपने जीवन काल में लिखूंगा, और तमाम पात्र जो जीवित हैं अगर वो भी जीवित हैं तो उनका मन दुखाने का कोई अधिकार मुझे नहीं है। तो ये नटवर सिंह जी ने क्यों किया? वो तो आपके भी करीबी रहे हैं, आपके पास आते रहे हैं, जब गर्दिश में थे तो ज्यादा आपके पास आते थे। नहीं, नटवर सिंह जी ऐसा व्यक्ति कभी गर्दिश में नहीं रहता। जिसके पास विचार हो, जिसके पास कलम हो, और जिसके पास उस विचार और कलम को छापने के लिए पब्लिशर हो और इंटरव्यू लेने के लिए आप ऐसे प्रखर चैनल और पत्रकार, वो गर्दिश में क्या रहेगा? जो जब भी बोले, जहाँ से बोले खबर है। तो नटवर सिंह जी को तो इतने बड़े आशीर्वाद के बाद ये अवसर मिला। मुझे तो, मैं एक सामान्य मध्यवित्त परिवार का व्यक्ति हूँ, मुझे भी ईश्वर ने मौका दिया कि मैं जब भी बोलूँ, जहाँ भी बोलूँ, जो बोलूँ, खबर सब बना। नहीं, मोटिव समझ में नहीं आ रहा है ना, टाइमिंग और मोटिव। मोटिव देखिए, निश्चित रूप से उनके अंदर का गुस्सा मैं भी हूँ। मुझे थोड़ी अच्छा लगा जब भंवर जितेंद्र सिंह ने आके कहा कि आप दागी हैं, जिसके लिए चोरी की वही कहे चोरा। और तब अमित शाह को तो किसी ने नहीं कहा कि इसर जहान का फेक इनकाउंटर में तुम विवादित हो। अभी भी उसको अभी भी आरोपी हो, उन्हें तो पुरस्कृत करके अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन हमें अदालत से हमारे विरोध में कोई केस भी नहीं है, लेकिन मैं इंटरव्यू देके तो नहीं कह सकता था ना कि मैं दागी नहीं हूँ। चुनाव लड़ा तो हमें देना पड़ा कि आपके विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है, नेल। तो मैं तो अपने को निर्दोष सार्वजनिक रूप से बताने के लिए चुनाव लड़ पड़ा। और मैं आपको आज बता दूं कि माधव सिंह सोलंकी से लेके टीटी कृष्णमाचारी से लेकर के अमर सिंह तक, हर व्यक्ति जो विवाद में पड़ा उससे पल्ला झाड़ने की कांग्रेस की वृत्ति के कारण कांग्रेस के बुरे वक्त में कोई कांग्रेस के साथ बहुत कम लोग खड़े होंगे। मुझे इतने दिनों के इतिहास में अपने साथियों के साथ मजबूती से खड़ा रहने वाले नेताओं में सिर्फ एक नाम याद आता है कांग्रेस के इतिहास में, संजय गांधी जी का, और कुछ हद तक इंदिरा जी का। और सोनिया जी सहृदय जरूर हैं, लेकिन जिस तरह का स्टैंड इंदिरा जी ले लेती थी या जिस तरह का स्टैंड संजय गांधी लेते थे, मुझे याद है कि दासमुंशी साहब को हटाकर उड़ीसा के रामचंद्र रथ को उन्होंने आगे लाया था, और बाद में इंदिरा जी ने उन्हें राज्य मंत्री भी बनाया था। लेकिन अब रामचंद्र रथ कहाँ हैं, दूरबीन से ढूंढना पड़ेगा। गुलाम नबी आजाद जो आज हमारे सदन के नेता हैं, 128 साउथ एवेन्यू में रामचंद्र रथ की बरसाती में मैं उनसे मिलता था। ये सत्य कह रहा हूं मैं, और बहुत आदर और प्यार से कह रहा हूं गुलाम भाई से। गुलाम भाई प्रदेश के अध्यक्ष नहीं, रथ साहब के नीचे, और गुलाम भाई में शहर देता है कि वो रथ साहब को आज भी वो इज्जत देते हैं। लेकिन सत्य ये है कि वहां से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी। ऐसा व्यक्ति आज कांग्रेस में, और उसने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी। राजीव जी की जब सरकार बनी तो सिर्फ उस सरकार में 2 लोग निकाले गए, एक प्रणब मुखर्जी और एक रामचंद्र रथ। लेकिन इसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने कांग्रेस नहीं छोड़ा, और पुनः एक बार नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में, और अब की बार संभवतः उनके लड़के को राहुल गांधी ने टिकट जरूर दिया था। ये जो आपके बारे में फिर दोबारा एक चर्चा चल रही है कि मुलायम सिंह जी बहुत, माने हम कहें कि डेस्परेट हैं, और उनको लगता है कि ये जो मौजूदा संकट है उनके सामने राजनीति का सबसे बड़ा, उससे अगर कोई संकट मोचक की भूमिका में रह सकता है तो अमर सिंह रह सकते हैं। और वो परिवार के तमाम अलग अलग धड़ों के विरोध के बावजूद वो चाहते हैं कि आप फिर उसी तरह से सक्रिय रहिए पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, और पार्टी जो एक तरह से हम कहें कि हाशिए पर पहुंच गई है उसको दोबारा आप जिंदा करिए। इसमें आपकी क्या? मैं आपको सच बताऊं, मुलायम सिंह जी के प्रति मेरे मन में दुख है, न तो गुस्सा है, न निरादर का भाव है। क्योंकि मैंने समाजवादी पार्टी में 14 साल तक तनमन धन से पार्टी की कम और मुलायम सिंह की सेवा ज्यादा की। जनेश्वर मिश्र जी, जिनका कल बहुत बड़ा समारोह है, उन्होंने मुझे एक बार पूछा कि क्या तुम समाजवादी हो? मैंने कहा मिश्र जी बिल्कुल नहीं, मैं तो मुलायमवादी हूँ।
तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि तुम्हारी स्पष्टवक्ता के लिए तुम्हें साधुवाद, लेकिन अच्छी बात नहीं कि तुम समाजवादी नहीं हो और समाजवादी पार्टी के नेता हो। ये प्रासंगिक है, कल ज्ञानेश्वर जी का जन्मदिन है। और आप जा भी रहे हैं उसमें, उस कार्यक्रम में? मुझे मुलायम सिंह जी ने आमंत्रित किया है और मेरा मानना है कि ज्ञानेश्वर जी के साथ मैंने काम किया है, और अगर ज्ञानेश्वर जी की स्मृति में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा है और मुलायम सिंह जी ने स्वयं आमंत्रित किया है, तो मेरा वहां ना पहुंचना, ना जाना शिष्टता होगी, इसलिए मैं जा रहा हूं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। तो इसको ब्रिज के रूप में माना जाए कल के कार्यक्रम को, कि वो एक पुल का काम करेगा आपके और समाजवादी पार्टी के बीच में, जो एक खाई बनी हुई थी उसको पार्टी। देखिए, हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई, हमारे और मुलायम सिंह के बीच में खाई है, और हमारे और आजम खान के बीच में भी खाई नहीं है। नहीं, लेकिन मुलायम और सिंह वो खाई इस बात की है कि वो कहते हैं ना कि यशोधरा के मन की पीड़ा, कि सिद्धार्थ चले गए और हमें कायर जान करके चले गए। हमारे गोद के छोटा उनका बच्चा था। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है उस स्थिति का। प्रीतम को प्राणों के प्रण में हम ही भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखियों मुझसे कह के जाते। अगर उन्हें कोई मजबूरी थी, परिवार का दबाव था, तो बुला के कह देते कि अमर सिंह जी, रामगोपाल का दबाव है, ज्ञानेश्वर का दबाव है, मोहन सिंह का दबाव है, रेतु रमन सिंह का दबाव है, अखिलेश का दबाव है, तुम्हारी गलती या नहीं है, मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं। तो मैं इस्तीफा दे देता। अपनी बीमारी का बहाना करके मैं तो जीवन और मृत्यु से लड़ के आया था, मैं घर बैठ जाता। तो जब मुलायम सिंह के प्रति मैं इतना, मेरा अंधा मोह था, तो मुझे प्रताड़ित करके, निष्कासित करके, फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं राज्यसभा ले लीजिए, सदस्यता ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप सदस्यता क्यों देंगे, अगर आप दे देंगे तो फिर यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति आ जाएगा, हमारी तो क्षमता है नहीं। उसके बाद फिर राज्यसभा के अध्यक्ष को लिखा गया कि हमारी सदस्यता ले ली जाए। तो मात्र उस पीड़ा से मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपनी और जयप्रदा जी की सदस्यता की रक्षा किया। आज भी मैं राज्यसभा नहीं जाता, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। राज्यसभा में मैं, राज्यसभा के से मुझे मोह होता जया बच्चन की तरह, तो मैं संबंधों का निर्माण न करके राज्यसभा में, जैसे वो उस तरह से जाती है जैसे पाठशाला में बालक जाता है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। मेरे लिए राज्यसभा का माने और उसकी सदस्यता का माने भावनाओं से बढ़कर नहीं है। जो हमारी वो भावना, जब मैं स्वयं तुम्हें आपको दे रहा था त्यागपत्र, आपने नहीं लिया और फिर मुझे निकालने के लिए पत्र लिख दिया, तो आपके निकाले नहीं निकलूंगा, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया। और उसके स्टे से, जो कि भारत के घोषित संविधान के प्रतिकूल एक स्टे हमको विशेष परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और जयप्रदा जी को दिया है। सामान्यतः अध्यक्ष के कहने से सदस्यता चली जाती है, वो एक नजीर है। तो वह स्टे मैंने इसलिए लिया, मैंने राज्यसभा के मुंह में नहीं लिया। तो जो व्यक्ति आपको सर्वस्व स्वयं देने के लिए, अपनी आहुति देने के लिए तैयार है, या कल्याण सिंह का आरोपी लगाना था तो कह देते, तो मैं पत्रकार वार्ता दे करके कह देता। और आज मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कल्याण सिंह के घर मुझे जाना, मुझे पता भी नहीं था। मुलायम सिंह ने कहा गाड़ी में बैठी है, एक जगह चलना है, और वहां मैं गया तो देखा कल्याण सिंह जी का घर है। और कल्याण सिंह जी मिले, मैंने उनका चरण छुए। अब बिना ये देखे चरण छुआ कि वो पत्रकार भी हैं। बाद में हमारे ऊपर आजम खान साहब ने सबने आक्रमण किया, तो चरण छूते हैं कल्याण सिंह का। आज भी कल्याण सिंह जी मिलेंगे, मैं चरण छूंगा। हमारे उनके वैचारिक मतभेद हो, लेकिन मैं उनका आदर कैसे छोड़ दूं? हमसे बड़े हैं, भले वो सांसद ना हो, मुख्यमंत्री ना हो, मंत्री ना हो, कल वो राज्यपाल हो जाए, परसों कुछ भी हो जाए, लेकिन जो कल्याण सिंह जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं और राजनीतिक मतभेद हैं उनके विचारधारा के, दोनों अपनी अपनी जगह हैं। और उस समय भी मैंने मुलायम सिंह जी को कहा था कि आप नदी के दो धारे हैं, साथ चलते तो दिख सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। एक मस्जिद तोड़ने के लिए और एक मस्जिद बचाने के लिए जाने वाली विचारधारा, ये दोनों दिखाई देंगे साथ चलते हुए, लेकिन कभी मिल नहीं सकते। और वही हुआ, दोनों को अलग होना पड़ा। मुलायम सिंह को भी नुकसान हुआ और आदरणीय कल्याण सिंह। अमर सिंह जी, एक बहुत ही जज्बाती सवाल है। मैं चाहता नहीं हूं कि आपको पुराने इमोशंस को मैं हर्ट करूं, लेकिन अब चूंकि चर्चा छिड़ गई है और बहुत जज्बाती बातें हो रही हैं, तो क्या कारण रहा कि आपके तमाम ऐसे मित्र
जो बॉलीवुड के थे, इंडस्ट्री के थे, जो कि दिन रात आपके दरवाजे पर खड़े रहते थे, सॉरी टू यूज सच वर्ड, लेकिन जब उनको लगा कि आपकी पॉलिटिकल रेलिवेंस कम हो रही है या आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है या आपका जिस तरह से वे लोग इस्तेमाल करते थे अपने व्यावसायिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, वो अब उतना आपकी उपयोगिता नहीं रही, तो वे सारे लोग छोड़ के चले गए जो सार्वजनिक मंचों से कोई आपको कहता था कि अमर सिंह मेरे बड़े भाई हैं, कोई कहता था मेरे छोटे भाई हैं। ये सारे रिश्ते क्या सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक थे, या जब उस समय कही जाती थी बातें तब तो लगता था कि कितना इमोशंस है, सेंटिमेंट्स हैं, और हम आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ पूरी जिंदगी आदमी इमोशंस और सेंटिमेंट्स के दम पे ही जिंदा रहता है। आपको कैसा लगता है अब वे लोग जब आपके साथ नहीं हैं या फिर अब आपसे मिलने की कोशिश करते हैं? मुझे पहले तो बहुत बुरा लगता था और मैं इन सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने इनके बारे में कुछ कहा। ये सब अच्छे लोग हैं, इन्होंने अपना चाल चेहरा चरित्र दिखाया और जीवन की विषमता की छन्नी में छन गए, क्योंकि अगर ये विषमता नहीं आती, आपको आज मैं बताऊं कि मैंने जो अपनी विल की थी उसमें मैंने अपने मरने के बाद अपने बच्चों और पत्नी की, विधवा पत्नी की देखभाल का जिम्मा अनिल अंबानी, अशोक चतुर्वेदी और अमिताभ बच्चन के नाम में लिखी थी, और तीनों ही मृत्यु की बात तो जाने दीजिए, हमारी गिरफ्तारी के बाद जमानत में भी नहीं दिखाई दिए। फोन करने पर अनिल अंबानी हमारा फोन नहीं लेते थे, और जब ईडी के एक जांच में पकड़े गए तो उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कह दिया कि क्लिंटन को जो पैसा भेजा गया था ये वही है। ओके। तो ठीक है ना यार, हमसे पूछने लगे क्या ऐसा सच है? मैं चुपचाप हंसने लगा। तो जीवन बड़ा अनुभव हुआ। अशोक चतुर्वेदी का एक व्यक्ति आया अस्पताल में और आके कहने लगा कि जेल से अस्पताल हम आपको भिजवाए हैं। अमिताभ बच्चन जी का सवाल है, जहां तक बहुत भद्र व्यक्ति हैं, पॉलिटिकली करेक्ट व्यक्ति हैं, उन्होंने सारे घटनाक्रमों के बावजूद चुप की शालीनता रखी और एक आध बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर अमर सिंह जी नहीं होते तो सदी का महानायक मुंबई में टैक्सी चला रहा होता। लेकिन मैं समझता हूँ कमजोर व्यक्ति हैं, उनके चरित्र में कमजोरी है, आचरण से कमजोर है वो। उनके ऊपर भी अगर विषम परिस्थिति आती थी तो वो हताश हो जाते थे, लेकिन कष्ट तो हुआ। लेकिन इस कष्ट और विषमता ने यह बताया कि जीवन का असली सत्य अर्थ है, सत्ता भी नहीं है। अगर मेरे पास वकीलों को पैसा देने के लिए फीस नहीं होती, अगर मेरे पास इतनी क्षमता नहीं होती कि मैं कानूनी लड़ाई अपने दम पर लड़ देता, तो जिस कांग्रेस को का उद्धार करने के लिए मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी, उस कांग्रेस की एआईसीसी ने मुझे 1 रुपया 1 पैसा नहीं दिया। जिस अनिल अंबानी के लिए संघर्ष करते हुए मैंने मुकेश अंबानी की दुश्मनी लेते हुए कई जांचें अपने ऊपर लदवाई, उस अनिल अंबानी ने हमारे कानूनी खर्च का 1 पाई नहीं दिया, बल्कि हमारा फोन लेना भी बंद कर दिया। तो आप, मुझे मालूम था आप ये प्रश्न पूछेंगे, तो बैठे बैठे मुझे मेरा मन नहीं था कि आपको इमोशनली हर्ट करूं। भूतकाल व्याकुल करे, भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। भूतकाल व्याकुल करता है कि मैंने ये किया, अनिल अंबानी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी अनायास मुकेश अंबानी से, देखो अनिल अंबानी ने मेरा फोन नहीं लिया। भूतकाल व्याकुल करे। मैंने अमिताभ बच्चन के दुर्दिन में ये किया, और अमिताभ बच्चन का लड़का मुसीबत में था तो अदालत से छुड़ा के लाया अभिषेक को, और वो हमारे घर तक नहीं पहुंचे, बल्कि जमानत के बाद एक कार्यक्रम में आए थे दिल्ली में, तो अस्पताल औपचारिकता का निर्वहन करने आ गए। भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए। नवंबर में मेरा राज्यसभा खत्म होगा, अब मैं कहाँ से लूँ? सोनिया गांधी के ने तो कांग्रेस में प्रविष्टि भी नहीं दी, राज्यसभा कहाँ से देंगी? मुलायम सिंह से मेरा झगड़ा है। तो भूतकाल
व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। मेरा वर्तमान ये है कि अभी मैं सांसद हूँ राज्यसभा का, असंबद्ध, सुप्रीम कोर्ट की कृपा से। नवंबर में मैं नहीं रहूंगा। 1 एकड़ का घर है, इससे बड़ा घर बनवा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, वहां चला जाऊंगा बिना विलंब के, बिना CPWD के नोटिस के, ताकि हमारे बच्चों को एहसास ना हो कि हम एक बड़े घर से छोटे घर में गए। अब मुझे उनके सुख के लिए, उनकी परवरिश के लिए जीना है, क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान हमारे तथाकथित मित्रों ने, बड़े भाइयों ने, छोटे भाइयों ने, पार्टी के लोगों ने दिया है कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम दूजा न कोई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।